क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे लोग, इन द गिवन फिगर फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। जैसे ही पावर डिलीवर की बात आए साइड में तुरंत लिखो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, यानी टारगेट फिक्स है कि मुझे पहले सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से ये देखो एक मिरर लगा दूं, जैसे करते हो प्लेन मिरर, तो ये करंट सब आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से जाते हुए, यानी मिरर इमेज बननी चाहिए। प्लेन मिरर अगर ये है तो जो चीज आपको लेफ्ट में दिख रही है उसका इमेज राइट में दिखना चाहिए, तो सिमेट्री है। अब यहाँ पर ऐसा है, तो अगर मैं देखूं तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आ गया, सेकंड वाला ये भी यहाँ पर आ गया, थर्ड वाला भी यहाँ पर आ गया, 1 2 3 और ये फोर्थ आ गया। बट ध्यान ये रखना है कि जब मैंने मिरर को यहाँ रखा है तो इसका वैल्यू होगा R/2 और लास्ट वाले का भी होगा R/2 R। ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है, ये भी कंप्लीट है, ये हाफ हाफ है। तो अभी मैं 50% ले रहा हूं। तो अगर मैं ये देखिए पैरेलल दिख रहा है मुझे, तो सॉल्व करने के लिए 1/r, पहले की वैल्यू r है तो 2 यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है इसलिए 1/r सेकंड का, 1/r थर्ड का, फोर्थ का r/2। यहाँ से 1/r अगर कॉमन करें तो 2 4 6 यानी ये 6 होगा। तो अपने पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो वैल्यू आएगी R/6। बट ये हमने सिमेट्री से 50% सॉल्व किया हुआ है, आधा तो बचा हुआ है। तो जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू लाने के लिए 50% सॉल्व किया, डबल कर दीजिए। तो यहां से वैल्यू आएगी R/3। R की वैल्यू अपन को क्वेश्चन ने 2 ओम दे रखी है, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3। अब ये 2/3 तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया। बेसिकली क्वेश्चन ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा रहा है, बट 2/3 ये भी है, बट सीरीज में है 2/3। तो फाइनल जो रेजिस्टेंस R अपन को मिलेगा वो है 2/3 और ये वाला 2/3। कैलकुलेशन का बच्चे लोग इन्होंने बहुत ध्यान रखा है, आपके दिमाग पे लोड नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, बस कूल होके करना है, मिस्टेक होने की कोई चांस ही नहीं। क्वेश्चन तो बेसिक ही है। तो 4/3 वैल्यू आ गई R की। अब देखिए अपने को चाहिए पोटेंशियल, ये है 2 वोल्ट, इसका करेंगे स्क्वायर तो होगा 4, रेजिस्टेंस है 4, R 3 जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 3 और ये रहा यूनिट वॉट। 3 वॉट कहां पर है भाई, फोर्थ ऑप्शन में है और यहां भी फोर्थ है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो क्या पूछा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल। अच्छा भाई, यानी ये कह रहे हैं ऐसा एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर, यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इससे 100 सेंटीमीटर जितना बोलता जाए करते जाइए, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, यानी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा अगर मैं सीओसी यहां मानूं तो वो अपन को 20 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द अदर साइड इज, यानी इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 1.5 या हम लोग बोल सकते हैं 3/2। फाइंड इमेज डिस्टेंस, तो इधर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। अब ये देखिए ये पूरा यहां से क्लियर हुए। अब स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले को लिखना है, μ2/b, μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। मिस्टेक कहां पर होती है, अगर किसी बच्चे से होती है साइन कन्वेंशन में, हमेशा इसके यहां पर बैठ जाया करो, जैसे ये लो आपकी आंख बनी हुई है, आने वाली रे ये है, ऐसे होगी, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पर आने वाली रे के अपोजिट जाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पर जाना होगा। तो एज पर साइन कन्वेंशन μ2 वो है जहां पर इमेज बनने वाली है, यानी 1.5, तो इसको लिख सकते हैं 3/2v माइनस μ1 एयर है तो 1 होगा, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर, μ2 यानी 1.5 माइनस 1, और r की वैल्यू ये देखिए रे की डायरेक्शन नहीं ले रहे हो तो प्लस लेना होगा इधर, तो ये हो गई 20। अब क्या करना है, 3/2v, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी 1/100 इक्वल, यहां से सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5/20, यानी 0.5/20 हम लोग कर सकते हैं 5/200,
तो 5/4 यानी 1/40। तो कैलकुलेशन भी इजी करते चलो, 3/2b 1/40 माइनस 1/100। अब इसकी कैलकुलेशन आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, भी जब सॉल्व करोगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 2। बस तो इसमें करना क्या था, बस एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन हो कि यहाँ पे मिस्टेक ना हो, और लास्ट में रेडियस यानी रे की डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन रेडियस कहाँ से लिया जाता है बस इतना मालूम हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। Unpolarized light from air is incident on a transparent glass at incident angle 60। ओके, तो पूरा क्यों पढ़ते हैं, यहीं से बना लेते हैं। एंगल ऑलवेज नॉर्मल से कैलकुलेट होता है, तो ये 60 हो गए जितना बोला गया। इफ रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ओके, इस बात में कुछ है, अच्छे से पढ़ा होगा। कंप्लीटली पोलराइज का मतलब है ब्रूस्टर लॉ अप्लाई हो सकता है। इसको देख के ही हमको पता चल गया कि tan थीटा इक्वल म्यू, और इसको देखा होगा आईपी नाम से पढ़ते हो, tan आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन और म्यू। चलिए इसने काफी कुछ कर दिया। तो एंगल मुझे मालूम है 60 है, तो यहां पर लिख देते हैं tan 60 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक आइडिया हो गया √3, ये लीजिए, इतना पढ़ा इतना काम हो गया। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए, इसका मतलब रे जब ऐसे जाएगी तो ये एंगल आपसे पूछा गया है। अब क्या करें, तो यहाँ पे ऑप्टिक्स का सिंपल से स्नेल्स लॉ लगाइए। μ1 sin I कितना है 60, μ2 अभी ब्रूस्टर लॉ से निकाला हुआ है √3, तो ये √3 हो गए, स्नेल्स लॉ में sin R हो गए। μ1 फर्स्ट मीडियम देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम एयर, तो ये वैल्यू 1 है, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, और इधर होगा √3 sin R, √3 कैंसिल, 1/2 साइन में 1/2 मतलब हुआ 30 डिग्री। तो ये ऑप्शन होगा थर्ड। यानी ये क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी, कंप्लीटली पोलराइज्ड यानी ब्रूस्टर लॉ लगाना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 14। इसमें है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक। अच्छा देखिए, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें अगर यहाँ पर एंगल थीटा हो और कोई भी एक ब्लॉक रख दिया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स को जब भी बनाएं हमेशा लास्ट में बनाएं टेंडेंसी को देखने के बाद। अब ये mg है, तो यहाँ पर अगर मैं इधर की तरफ लेके जाऊं F1 कंडीशन में, तो ये एक मिनिमम फोर्स लगाना है। यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे अच्छा ये है कि F1 वो है जो ड्राइव करने वाला है। अब क्वेश्चन ने बोला आपको ड्राइव नहीं करवाना है, आपको प्रिवेंट करना है। मतलब अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करे तो कितना फोर्स लगाएं कि रुक जाए, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या होगा। तो इतनी सारी झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपल ये है कि जब ये नीचे की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे जाएगा, पड़ा होगा। एक सिंपल रूल याद रखो, मिनिमम फोर्स कितना है, जैसा हम लोग करते हैं mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, यानी ये mg इधर हो और फ्रिक्शन उधर हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये दो रेंज आएंगे। अब इसको अगर समझना हो तो ऐसे देख लो, मान लो ये ब्लॉक यहां रखा है, mg sin थीटा नीचे लगा, तो फ्रिक्शन आ गया यहां पर मैक्सिमम। मे बी एक चांस है कि mg sin थीटा का जो वैल्यू है वो ये फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा है और ब्लॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, जितना इसको रिक्वायरमेंट है रोकने के लिए। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो इस तरीके से भी यहाँ पे सोचेगा, जो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर मैं फोर्स इधर से लगाऊं तो इस ब्लॉक को जाने की टेंडेंसी हो जाएगी ऊपर की तरफ, यानी उधर। जब ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर होगी तो फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कोई चीज रोकते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसमें हमें यह देखना होता है कि टेंडेंसी किधर आ रही है। तो टेंडेंसी जब मैं नीचे से फोर्स लगाऊंगा तो टेंडेंसी ब्लॉक की होगी ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को अपोज करेगा तो आ जाएगा नीचे ये। तो अब देख रहे हो, एक कंडीशन ये बन सकती है mg sin थीटा और फ्रिक्शन मैक्सिमम नीचे हो। पहली कंडीशन ये है कि mg sin थीटा नीचे डाउन है, फ्रिक्शन ऊपर है, यानी एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन।
दो टाइप, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो दो फोर्स आप लगा सकते हो, इसको 1 मान लें, अगर इसको 2 मान लें। अगर इस तरह सोचते हैं तो ये आएगा, ऐसे सोचते हैं ये आएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप द प्लेन, द इंक्लाइंड प्लेन इज, ये तो सब वैल्यूज दी है। तो इन दोनों का बेसिकली हम लोगों से डिफरेंस पूछा गया है। अब अगर मैं इस इक्वेशन से इसको माइनस करूं तो आप साफ देख रहे हो कि ये तो कैंसिल होने वाले हैं जब माइनस करूंगा, तो ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली अगर मैं मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंस का जो भी मैग्नीट्यूड आए F1 F2 F1 का मॉड, तो मैं सिंपली बता सकता हूं 2 म्यू mg cos थीटा आएगा। इससे इसको माइनस करो तो भी यही बचेंगे दोनों। तो इसमें 2 इंटू म्यू, अब म्यू कहां पर है, वैल्यू तो दे रखी है, ये है 0.1, तो म्यू रख दो 0.1, और मास कहीं पे है 5 kg है, तो इसको 5 कर लो, g की वैल्यू 10 कर लो, और एंगल दिया हुआ है 30, cos 30 होता है √3/2। बस अब ये 5 2 जा 10, तो 2 से 5 कैंसिल होंगे तो बचेगा 5√3, यानी ऑप्शन 1। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, कॉन्सेप्चुअली था सोचने के लिए कि दोनों सिचुएशन का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू कितनी होगी। तो नेक्स्ट आ जाओ 15 नंबर पे। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट है, देखो जो बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग ये है, पर इसको अगर पढ़ो ना तो एक लाइन में कुछ और समझ में आता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि ईएम वेव पॉजेज एनर्जी एंड मोमेंटम, लेकिन अगर ये इतना ही जो बच्चे ने बताया अगर यही है कि ईएम वेव पॉजेज एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट तो है ट्रू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी कि ट्रू होगा। अब व्हेन ईएम वेव स्ट्राइक सरफेस दे अप्लाई प्रेशर ऑन इट, हम लोग पढ़ते हैं कि रेडिएशन प्रेशर है 2I/c, I/c जो डिपेंड करता है एब्जॉर्बिंग पावर है या रिफ्लेक्टिंग पावर है, तो इस बेस पर ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लेकिन अब जब प्रेशर की बात आएगी तो फोर्स की बात आएगी, फोर्स की बात आएगी तो फिर फोर्स तभी आएगा जब चेंज इन मोमेंटम होगा। अब यहाँ पे एनर्जी बोल दी पर मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए अभी जो बच्चे अगर यही है तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं 16 पर। ये देखिए इस पूरे सदी का सबसे महान क्वेश्चन, मजा आ गया होगा जो बच्चे गए होंगे। 4 नंबर तो यार मिल गए। 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, तो ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं x मान लूं तो सिंपली यहां पर x स्क्वायर 2a इंटू a cos थीटा, ये 2x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 1 माइनस cos थीटा। और मैथ में सर पढ़ाते ही हैं कि जब cos थीटा इस टाइप सिचुएशन हो तो 1 को कैंसिल करना अपना प्राइम गोल होता है। तो अब इसमें क्या करें, टू लो, चलिए इन्होंने इतना अच्छा पूछा है तो हम भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, नहीं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मुझे 1 को कैंसिल करना है तो मुझे साइन नहीं चाहिए, तो साइन की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो 2x स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गए, 4x स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, वो छोड़िए इतना ज़्यादा, ये सब बच्चों को रटा रहता है कि अगर ऐड करना है तो ये आएगा, और अगर इनका डिफरेंस पूछा जाता तो ये आता। तो ये जनरली रहता है, इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं देते। नेक्स्ट नंबर 17, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। तो इसमें देखो चार्ज इक्वल तो बोला नहीं है, तो हम लोग Q1 Q2 करके r लिख देते हैं, ठीक है। When placed in, अच्छा एयर में है तो फोर्स F है, तो यहीं पर एक काम करते हैं, अब ये प्लस होंगे तो रिपल्सन होगा, माइनस होंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ इसने बोला नहीं है, सिंपल बोला है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, इफ नथिंग इज गिवन वी कैन कंसीडर पॉजिटिव, पर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि आपको ये वैल्यू पता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, के लिखते रहते हैं,
तो वो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो ये पहली कंडीशन है, इस फोर्स में ये वैल्यू आ गई। आगे बोला है कि अगर इन चार्जेस को किसी मीडियम में इमर्स करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5 हो, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम, कीप द फोर्स सेम। कीप द फोर्स सेम मतलब अब इनको एक मीडियम में ले गए, तो अब फोर्स की वैल्यू सेम रखना है ऐसा बोला है, तो मैं F को सेम रख लेता हूं। मीडियम में जाने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर आता है K, बिल्कुल मीडियम आएगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी अब ये R नहीं होगा, इसको डैश लिख देते हैं R², पर ये दोनों वैल्यू इक्वल दिए हुए हैं, तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 4 पाई ये कैंसिल होंगे, Q1 Q2 कैंसिल होंगे, यहां से अपने को मिलेगा फर्स्ट वाले से 1/R² और सेकंड से आएगा 1/KR²। अपने को R डैश चाहिए तो R²R²/K, यानी R डैश होगा R/√K। K ये रहा 5, तो इतनी मेहनत और कर लेते हैं। बेसिक यानी ये कूलाम्स लॉ की एक प्रॉपर्टी पे बना हुआ क्वेश्चन था मीडियम के साथ R/√5, तो कहां पर है इसका 4th ऑप्शन ये। चलो भाई 18 नंबर देख लें फटाफट। लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 20, यहां से देखना, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर, एरर इन इट्स मेजरमेंट 2 mm। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में ना यूनिट पहले सेम किया करो, यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ये देखो 2 सेंटीमीटर है, ये mm है, तो इसको 0.2 सेंटीमीटर पहला काम करिए, वेट मत करिए। इफ इट कंप्लीट 50 ऑसिलेशन 40 सेकेंड। अब अगर मैं आगे ना जाऊं और आपसे बोलूं कि 40 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन है भाई 50, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे 50/40, ये होगी फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, नंबर ऑफ, जैसे हम लोग मजाक में बोलते रहते हैं कि कितने चक्कर 1 सेकेंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो होगा 40/50, पर इसकी जरूरत है नहीं, वो बाद में देखेंगे। एंड टाइम वॉज मेजर्ड वॉच, ये देखिए रेजोल्यूशन 1 सेकेंड, यानी लीस्ट काउंट इसका 1 सेकेंड दे दिया, ये ध्यान रखना है। फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो ग्रेविटी यानी टाइम पीरियड होता है 2πL/G, मुझे G पर फोकस करना है, दोनों साइड स्क्वायर करिए, लेफ्ट में लाइए, तो G इक्वल होगा 4π², और इधर होंगे L/T, उस साइड जाएगा तो ये होगा स्क्वायर। इसमें कोई भी एरर नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एरर का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो ΔG/G ΔL/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔT/T। और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते ही हैं, वो हमें पता ही है, इधर बाद में करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट है ΔL, जो कि लीस्ट काउंट भी है, अनसर्टेनिटी भी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें क्वेश्चन ने खुद ही दिया है कि पेंडुलम की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर रखना है आपको 20। ΔL इसमें कितनी एरर हो जाती है 2 mm यानी 0.2, तो यहां पर वैल्यू दे दी 0.2, 2 इंटू ΔT, इसका रेजोल्यूशन कितना है जो लीस्ट काउंट की जगह काम करेगा, ये है 1 सेकेंड, तो यहां रख दो 1। T कितने टाइम की बात हो रही है 40 सेकेंड पे जाना है, तो ये हो गया 40, और मालूम ही है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन का एक पार्ट बचा हुआ है, तो जब करोगे तो ये दिख रहा है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2, और ये यहाँ से आएगा 21/20 इंटू 100 यानी 6, तो ये 4। अब आते हैं नेक्स्ट 19, इसमें है ए न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 एंड वॉल्यूम B1 अनदर न्यूक्लियस। अच्छा आराम से करते हैं, न्यूक्लियस हैज मास नंबर एंड वॉल्यूम। देखो मास और वॉल्यूम की बात आए तो सबसे पहले रेडियस देखिए, एक क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था इसी पे, यानी ये एक छोटा सा फॉर्मूला एनसीईआरटी का कितना काम कर रहा है। रेडियस R0 और मास नंबर 1/3। रेडियस हमें पता है, आर का जनरल फॉर्मूला है, यहाँ वॉल्यूम पूछा है, तो न्यूक्लियस को हम लोग सॉलिड स्फीयर टाइप मानते हैं, तो फॉर्मूला होगा 4/3 πr3।
अब क्या करें, आगे बाद में सोचेंगे क्या करना है। पाई आर की वैल्यू इस टाइप से लिखते हैं, तो ये होगा आर नॉट बाई क्यूब। ये क्यूब जब इस पर करोगे तो 1/3 हट जाएगा, मालूम ही है। तो ये A1 और B1, ये एक पहले वाले का एक वॉल्यूम बन गया कितना आसानी से। B1 इक्वल, ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है इसकी नॉलेज है या नहीं, बस और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर V2 पर जाएंगे तो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और A2, ये आपका V2 हो गया। बस आगे क्या बोल दिया कि A2 4A1 के इक्वल है, तो V2 बताइए। थैंक यू बोलना भाई जिसके सेट में ये था, कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा पूछने के लिए। 4/3 पाई आर नॉट 3, A2 को लिख दो 4A1, 4A1। तो अब क्या करें, इसमें A1 को ले लीजिए और ये पूरी वैल्यू ले लो, यानी चलो लिख ही देते हैं एक बार। 4/3 पाई आर नॉट 3A1, ये कहीं पहचाना हुआ लग रहा है, ये वाली वैल्यू है और ये है B1, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका B1। और ये देखिए ये 4 अभी बचे हैं, तो इंटू 4, यानी ये होगा 4 टाइम्स ऑफ B1, तो इसका हो गया थर्ड। अब आते हैं 19 नंबर पे, ये देख लो, थोड़ा सा बस आईक्यू चेक किया है बच्चे लोग और कुछ नहीं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि पुली ब्लॉक सिस्टम दिया है, मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो। एक्सेलरेशन G/8 है, तो रेशियो बताओ। अपने को एक चीज पता है कि जब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये नीचे जा रहा, ये भी दिया हुआ है, बताओ यहां भी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो एक्सेलरेशन हो गया G/8, डिफरेंस इन वेट अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स चाहिए, तो M2 M1 G को मैंने कॉमन ले लिया अपॉन टोटल मास, M1 M2 हो गए, G से G कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। M1 M2 8 टाइम्स M2 8 टाइम्स M1, सिंपली कैलकुलेट करते चले जाओ और आराम से गाना गाते जाइए। M1 M1 इधर लाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी 9M1, 8M2, M2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 7M2। अपने को चाहिए M1/M2 यानी 7/9, तो ये है फोर्थ ऑप्शन पे। देखिए बस खत्म। नेक्स्ट 21, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया भाई। इसको ऐसी चीजों में क्या होता है, ये देखने में बहुत आसान है पर आसान है भी, पर थ्योरी से धीमे से पढ़ेंगे। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा दिया है इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट अभी होंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमें पता ही है, इससे ज्यादा ही चाहिए। द मेटल सरफेस, अब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है इतनी, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाफ, ओके, इंटेंसिटी इज डबल। आप इधर कुछ भी करिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, थ्रेशोल्ड के नीचे आप आ गए, तो देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सबको पता है कि फोटो इमिशन के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है जब इन्होंने आधा कर दिया, सारा काम बिगाड़ दिया। डबल नहीं, हाफ नहीं, रिमेन सेम नहीं, ये होगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इमिटेड, क्योंकि ये ने फोटो इलेक्ट्रिक पे पता है, तो ऑप्शन होगा 4। अब आते हैं 22 पर, फाइंड एवरेज पावर। अच्छा एवरेज पावर पढ़ते ही आगे झंझट में नहीं पढ़ना है, तुरंत याद करिए VRMS IRMS cos फाई, ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया। अब ये यहां पर इक्वेशन में पता है पीक वैल्यू होती है, तो हम लोगों को मालूम है ये I0 होगा, एक V0 होगा, ये भी √2, ये भी √2, और कॉस साइन है, चेक हो गया, ये भी साइन है और ये भी साइन है। अगर कॉस साइन होते तो कुछ करना पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 100t ये भी ठीक है। इसका मतलब ये π/3 खुद ही बोल रहे हैं, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री मैं आपको दे रहा हूं। बस अब I0 कितना है करंट वाली इक्वेशन में, देखो 2 है, V0 कितना है 20 है, √2 कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखा है तुम लोग का। ये देखो 1/2, बहुत बढ़िया, ये लो। अरे तो क्या इसका 10 है, लो 10 वॉट हो गया, 10 वॉट। थैंक यू बोलो पेपर बनाने वाले को भाई। आगे चलते हैं 23 पर,
23 नंबर में अब इसमें देख लो, जल्दी जल्दी इसको भी निपटाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही लग रहा है, सॉलिड स्फीयर इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन करो। एग्जाम में बस यही करना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन कर दी। मास दिया है, सर्कल बना दिया। रेडियस दिया है, यूनिट स्पेशली सेंटीमीटर है, बहुत सही है। अरेंज ये लिखा है, इसको यहीं पे लिख लो, 75/100 हो गया मीटर में। 25 3 जा 75 और 4 तो 3/4 मीटर में आ गया, काम खत्म। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस। ये एक्सिस है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो एक एक्सिस मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है, जैसे हम लोग जब ऐसे लिखते हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM प्लस MD², तो इसमें स्पेशल सिर्फ इतना है कि ये वाली जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, कहीं से भी टच करते हुए निकल जाए, उसको मान सकते हो। तो ICOM सॉलिड स्फीयर का हर बच्चे को रटा होता है 2/5 mr²। दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन प्लस mr², ये काम हो गया। अब इसमें देखो एक छोटा सा दिमाग लगा लेते हैं, जो काम हमने इधर किया वही इधर होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो अलग से क्यों करूं। ये जो भी है इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं, या पूरे का डबल कर लो। तो ये हमारे पास mr² कॉमन होगा, यहाँ से 4/5 होगा और ये 2 होगा, 5 2 जा 10 यानी 14 mr²/5। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 14/5 मास कितना है 2 kg, रेडियस कितनी है 3/4, स्क्वायर में है तो होगी 3/4। 14 2 जा 28/5 इंटू 9/16 यानी 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 7 and 9 साइन 7 9 जा 63 और 20, 63/20, ये हो गया ऑप्शन 1। तो ये 23 का काम खत्म। अब तो नेक्स्ट नंबर 23 हो गया, तो एक और बच्चों ने बता दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या बोला है। मेमोरी बेस्ड है, सही कितना है पता नहीं, पर आगे मालूम पड़ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत बच्चे इधर उधर कर देते हैं अब एग्जाम के थके हुए। ए रजिस्टर ऑफ 25 इन द लेफ्ट साइड, ये है 25 ओम, ठीक है, विथ रजिस्टर X ऑन द राइट हैंड साइड, जो बोलता जाए लिखते जाते हैं। Resistance per unit length is R and now the resistance per unit length is changed by 2R। ये लाइन देखना, R and 2R, ठीक है। Find the change in balance position if the earlier balance position was 40। ओके, इसका मतलब है कि जब हम यहाँ गैल्वेनोमीटर फिट करेंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये 40 सेंटीमीटर था इनिशियली, तो ये यहाँ पर मैं कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। खूब पढ़े हुए बैलेंस वाले, ये है इसकी कहानी। फाइंड द चेंज इन बैलेंस पोजीशन इफ द अर्लियर बैलेंस वाज 40 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट ये राइट। ओके, ये बैलेंस है। अभी हम बात नहीं करते कि ये जॉकी जो इस वायर पर चलाई जा रही है 1 मीटर वाले पे, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाए सही चीज, मीटर ब्रिज टाइप का ही लग रहा था, तो ये 1 है। अब सुनो, ये बैलेंस है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो R है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ आ जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा इंटू R। अगर मैं 30 सेंटीमीटर का पूछूं तो कितना होगा इंटू R। तो ऐसे 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहां से पूछूंगी इस समय कितना है तो आप बोलोगे 40 इंटू R। इसका रेजिस्टेंस पूछूं तो 60 इंटू R। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, सुनना ध्यान से, तो R से R तो कैंसिल ही हो गया, तो फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। इसने बोला है कि R की जगह आप 2R कर दीजिए, कोई बात नहीं, अभी R की जगह हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो R की जगह यहाँ 2R कर लो, तो यहाँ भी तो 2R होगा। रेशियो निकालोगे तो 2R कैंसिल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर ये लिख दे कि R है, नाउ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चेंज बाई 10R, तो 40 इंटू 10R, क्योंकि R पर यूनिट लेंथ का मीनिंग हम सबको पता है। ये मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं कि आलू कितने रेट 10 रुपए केजी, तो 5 किलो कितने के 5 इंटू 10, तो ये यही तो कह रहा है कि R पर यूनिट लेंथ R है, इसका रेजिस्टेंस 40 इंटू R 60 इंटू R,
यानी कहने का मतलब है आपका IQ चेक किया है तो और पूछा था कि क्या चेंज होगा, डज नॉट शिफ्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जहां ये है ये वहीं बना रहेगा। R करो या 3R करो, ठीक है। थैंक यू।